नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। अध्याय 8 के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और आज इसका है भाग 2 और अंतिम भाग। आज हम बात करेंगे कि पर्यावरण के मामले पर भारत का पक्ष क्या है, अर्थात पर्यावरण के संदर्भ में भारत अपनी बात किस प्रकार से रख रहा है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के संदर्भ में भारत के क्या विचार है, साथ ही साथ रियो डी जेनेरिया में जो निर्णय लिया गया उसके बारे में भारत क्या अपने विचार रखता है। विशेष रूप से हम बातचीत करेंगे क्योंकि रियो डी जेनेरिया के सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई थी कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अंतर्गत विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किसी प्रकार की कमी करने जैसे प्रतिबंध उनके ऊपर लागू नहीं किए गए थे। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत केवल विकसित देशों पर ही वो प्रतिबंध लगाए गए थे। विकसित देशों ने आलोचना की कि नहीं, अब विकासशील देशों के ऊपर भी प्रतिबंध लगने चाहिए क्योंकि ये भी अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। उसके संदर्भ में भारत ने अपनी क्या बात रखी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक, अर्थात विश्व के अनेक क्षेत्रों में पर्यावरण को लेकर आंदोलन चलते हैं। कहीं पर वनों की कटाई के विरुद्ध आंदोलन चल रहे हैं, कई खनन उद्योग के विरुद्ध आंदोलन चल रहे हैं और कई बड़े बांधों के विरुद्ध आंदोलन चल रहे हैं। इसलिए इस टॉपिक का नाम है पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। संसाधनों की भू राजनीति के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि तेल, पेट्रोलियम और जल किस प्रकार से वर्तमान में विवाद का विषय बने हुए हैं, या ये दोनों संसाधन किस प्रकार के हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और अंत में हम बात करेंगे मूलवासी व उनके अधिकारों के बारे में। चूंकि आपको जानते हैं कि 4 नंबर का अध्याय है और एक एक नंबर के 2 प्रश्न यहां से आप लोगों को पूछे जाएंगे और 1-2 नंबर का प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। तो छोटे प्रश्नों पर भी ध्यान रखना है और बड़े प्रश्नों पर भी ध्यान आप लोगों को रखना है। चलिए, सबसे पहले यदि हम बातचीत करें तो वर्ष 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल भारत ने हस्ताक्षर कब किए। क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए? आपका उत्तर होगा वर्ष 2002 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब का है? 1997 का। कहां का है? जापान के क्योटो शहर में यह समझौता हुआ था। यह अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी, इसलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इस क्योटो प्रोटोकॉल में भारत, चीन सहित विकासशील देशों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे, क्योंकि इस बात को स्वीकार किया गया कि विकसित विकासशील देशों ने हरित गैसों का कम से कम उत्सर्जन किया है और पर्यावरण को दूषित करने में इनका कोई विशेष योगदान नहीं है। औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कोई ज्यादा योगदान नहीं है, लेकिन औद्योगिकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। यानी कि आपसे 1 नंबर का प्रश्न ही पूछ लिया जाए कि मौजूदा वैश्विक तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो आपका उत्तर होगा औद्योगिकरण। आपका उत्तर होगा औद्योगिकरण। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। चूंकि आप ये भी जानते हैं कि 6 रिक्त स्थान आप लोगों के आने वाली है, तो कोई भी एक वाक्य दे दिया जाएगा और बीच में रिक्त स्थान कर देंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने यह ध्यान दिलाया है कि भारत, चीन सहित विकासशील देश भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वर्तमान में अग्रिम पंक्ति में। अतः भारत, चीन और विकासशील देशों पर भी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो है उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। वर्ष 2005 के जून में ग्रुप 8 के देशों की जो बैठक हुई उसमें भारत ने अपनी बात रखी। जब क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने कहा कि भारत, चीन सहित विकासशील देश भी जो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने में अग्रिम पंक्ति में हैं, तब भारत ने वर्ष 2005 में जो G8, ये जो G7 पहले G8 था, G8 की बैठक में अपनी बात रखते हुए भारत ने तर्क क्या दिया? भारत ने यह तर्क दिया कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों का नाम मात्र का है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों का ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नाम मात्र का है। भारत ने कहा साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी सिद्धांत में इस बात को स्वीकार किया गया कि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा प्रदूषित किया है, अतः पर्यावरण के संरक्षण की जिम्मेदारी भी विकसित देशों की है। भारत ने यह तर्क दिया, ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क दिया
क्योंकि चूंकि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, अतः पर्यावरण के संरक्षण की जिम्मेदारी भी उनकी ज्यादा है। भारत ने कहा कि क्योटो साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत के तहत पर्यावरण के संरक्षण की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की है, क्योंकि इन देशों ने लंबे समय तक हरित गैसों का अधिक उत्सर्जन किया और उसी के कारण पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है। भारत का कहना है कि UNFCCC यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नियमाचार है उसमें भी ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क दिया गया। ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि ग्रीन हाउस गैसों के रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज्यादातर विकसित देशों की है। इसमें जोर देकर कहा गया कि विकासशील देशों की पहली प्राथमिकता अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक और सामाजिक विकास है। UNFCCC में भी इस बात को स्वीकार किया गया था कि विकासशील जो देश हैं, इन विकासशील देशों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगने चाहिए, क्योंकि इन विकासशील देशों की पहली जो प्राथमिकता है, अपरिहार्य जो प्राथमिकता है, वो है आर्थिक और सामाजिक विकास। क्योंकि अभी इन देशों ने आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं किया है और न ही इन देशों ने पर्यावरण को ज्यादा दूषित किया है, अतः क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से इन देशों को दूर रखना चाहिए। कुल मिलाकर चीन, ब्राजील, भारत, ये जो देश है, ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करें, इस बात का जरूर ध्यान रखा गया है। भारत इस बात के खिलाफ है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों का कहना है, विकसित देशों का कहना है कि भारत, चीन, ब्राजील सहित विकासशील देशों को भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना चाहिए। भारत इस बात का जबरदस्त विरोध कर रहा है। भारत कह रहा है कि ये इस नियमाचार की मूल भावना के विरुद्ध है। भारत ने एक जबरदस्त तर्क दिया कि वर्ष 2000 में भारत का जो प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है, वो 2030 में भी जो औसत प्रति व्यक्ति जो उत्सर्जन है, उससे आधे से भी क्या रहेगा, कम रहेगा। भारत ने एक जबरदस्त तर्क दिया है कि वर्ष 2030 में, बहुत ठीक से इसको समझना, कि वर्ष 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद भी विश्व के 2000 के औसत से भी रहेगा। यानी कि वर्ष 2000 में पूरे विश्व का औसत जो है प्रति व्यक्ति कार्बन का उत्सर्जन कितना था, 3.8 टन प्रति व्यक्ति था। पूरे विश्व का औसत 2000 में 3.8 टन था। भारत यह कह रहा है कि वर्ष 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, भारत कह रहा है कि हमारा वर्ष 2000 तक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 1.6 टन है और यह 2030 में प्रति व्यक्ति जो उत्सर्जन है, 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.9 था, भारत का 0.9 है। भारत कह रहा है कि जब पूरी दुनिया का औसत 2000 में 3.8 टन था, उस समय भारत का वर्ष 2000 में 0.9 टन था। भारत कह रहा है कि वर्ष 2030 में भी भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन का उत्सर्जन वर्ष 2000 में विश्व का जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन था उससे आधे से भी क्या होगा, कम होगा। अनुमान है कि यह उत्सर्जन भारत का 2030 तक 1.6 टन हो जाएगा, फिर भी इससे आधे से कम है। भारत ने इतना जबरदस्त तर्क दिया कि वर्ष 2000 में पूरी दुनिया का औसत प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 3.8 टन था। भारत कह रहा है कि भारत का वर्ष 2000 में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 0.9 टन था। भारत कह रहा है कि 2030 में हमारा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद भी 1.6 होगा, जो कि विश्व के 2000 में उत्सर्जन हो रहा था उससे भी आधे से कम होगा। भारत ने कहा है, अतः इस प्रकार से क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताएं हमारे ऊपर लागू नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत ने कहा है कि हम लगातार जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के तहत हमने स्वच्छ ईंधन के लिए कोशिश की है। वर्ष 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बनाया, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, और इस अधिनियम के तहत यह प्रयास किया गया कि जो नवीकरणीय जो ऊर्जा के संसाधन है, ऐसे संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त करें जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचता है। वर्ष 2003 में भारत ने बिजली अधिनियम भी बनाया, और बिजली अधिनियम बनाया और
इसके तहत यह कोशिश की गई कि ऊर्जा का प्रयोग या ऊर्जा ऐसे संसाधनों से प्राप्त करेंगे जो नवीकरणीय है, जिनका पुनः उनको उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी के तहत नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी बनाई 2001 में ऊर्जा, और 2003 में ऊर्जा संरक्षण और बिजली संरक्षण अधिनियम भी हम लोगों ने बनाया। तो हम अपने स्तर पर भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर पर्यावरण का संरक्षण कर सकें। इसके साथ भारत गैस के आयात और स्वच्छ कोयले पर भी बल देता है, हम बायोडीजल के ऊपर भी काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर हमारी कोशिश यही है कि हम ऊर्जा के पुनर्वीकृत होने वाले संसाधनों का प्रयोग करें ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। भारत अपने स्तर पर भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रहा है। भारत ने पृथ्वी सम्मेलन के समझौते के क्रियान्वयन का एक पुनरावलोकन 1997 में किया, और भारत ने 1997 में कहा कि जो बातें 1992 के रियो डी जेनेरिया के सम्मेलन में स्वीकार की गई थी, उन बातों पर विकसित देश खरे नहीं उतर रहे हैं। भारत का कहना है कि विकसित देश वित्तीय संसाधन और पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली प्रौद्योगिकी हम लोगों को मुहैया नहीं करवा रहे हैं, जबकि 1992 में इस बात पर समझौता हुआ था कि विकसित देश विकासशील देशों को बेहतर प्रौद्योगिकी सस्ते दाम में उपलब्ध करवाएगा। विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन और स्वच्छ भारत का कहना है कि विकसित देशों को वित्तीय संसाधन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाने के उपाय करने चाहिए ताकि विकासशील देश भी फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। शार्क में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मामलों पर एक समान राय बनाएं ताकि इस क्षेत्र की आवाज वजनी हो सके। शार्क के सारे देश मिलकर यदि विकसित देशों पर दबाव बनाए इस क्षेत्र के, तो हो सकता कुछ फायदा हो सकता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि भारत का कहना है कि 1992 के सम्मेलन में इस बात पर समझौता हुआ था कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाएंगे, वित्तीय संसाधन, और उनको प्रौद्योगिकी स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया करवाएंगे, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ताकि विकसित देश भी अपना विकास कर सके। लेकिन भारत का कहना है कि इस दिशा में विकसित देशों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाए हैं। अब है आपका नया टॉपिक पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। पर्यावरण आंदोलन, अच्छा प्रश्न बन सकता है यहां से, पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक, एक या अनेक। देखिए पूरे विश्व के अंदर पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन चल रहे हैं, इसलिए टॉपिक का नाम है पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। इसको हम तीन भागों में बांट के पढ़ सकते हैं कि विश्व के विभिन्न देशों में वनों की कटाई के विरुद्ध आंदोलन चल रहे हैं, क्योंकि विश्व के कुछ देशों में वनों की कटाई पर बहुत अधिक दबाव है। वनों की कटाई होगी तो पर्यावरण का नुकसान होगा, अतः वनों की कटाई के विरुद्ध में आंदोलन चल रहे हैं। विश्व के कुछ देशों के अंदर खनन के विरुद्ध आंदोलन चल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा खनन किया जा रहा है, खनन के विरुद्ध आंदोलन चल रहे हैं। चाहे खनन के विरुद्ध आंदोलन चलो, चाहे वनों की कटाई के विरुद्ध आंदोलन चलो, सब पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और विश्व के कुछ देशों में बड़े बांधों के निर्माण यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है, बड़े बांधों के विरुद्ध आंदोलन चल रहे हैं। तो हमारे लिए प्रश्न क्यों है ये कि पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक? विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। जैसे विश्व के कुछ देशों में वनों की कटाई के विरुद्ध आंदोलन चल रहे हैं, विश्व के कुछ देशों में खनन के विरुद्ध आंदोलन चल रहे हैं, और विश्व के कुछ देशों में बड़े बांधों के विरुद्ध आंदोलन चल रहे हैं। एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पर्यावरण आंदोलन सबसे ज्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण और ताकतवर सामाजिक आंदोलन है, कथन की पुष्टि कीजिए। देखिए पर्यावरण आंदोलन जीवंत क्यों है? क्योंकि विश्व के किसी न किसी कोनों में पर्यावरण के संरक्षण के लिए लगातार आंदोलन चल रहे हैं। विविधतापूर्ण क्यों है? विविधतापूर्ण इसलिए हैं क्योंकि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दों को लेकर यह आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन सबका ध्येय पर्यावरण संरक्षण है। और सबसे अधिक ताकतवर इसलिए हैं
क्योंकि पूरे विश्व के अंदर सबसे अधिक जो लोग हैं वो पर्यावरण आंदोलन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा मसला है जिससे सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए इस आंदोलन से सब लोग जुड़ रहे हैं। आइए, पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक कैसे हैं? विश्व के कुछ देशों में वनों की कटाई के विरुद्ध में आंदोलन चल रहे हैं। आइए, विश्व के कुछ देशों में जैसे मैक्सिको, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशीय अफ्रीका और भारत, इन देशों में वन आंदोलन पर बहुत अधिक दबाव है। अतः इन देशों के अंदर लगातार वनों की कटाई हो रही है और लगातार वनों की कटाई होने के कारण इन देशों में वनों को बचाने के लिए आंदोलन चल रहे हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में विशालतम वनों का विनाश हो चुका है। तो सबसे पहला तो यह हो जाएगा कि वनों की कटाई के विरुद्ध आंदोलन भारत है, ब्राजील है, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि। दूसरा, खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूदा सबसे ताकतवर उद्योगों में से एक है। एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर सबसे ताकतवर उद्योग कौन सा है? आपका उत्तर होगा खनिज उद्योग। प्रश्न ऐसे भी पूछा, दूसरा पॉइंट इसका बनेगा कि जो खनन हो रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जो खनन का कार्य किया जाता है, जिसके तहत धरती के भीतर जो प्राकृतिक संसाधन है उनको बाहर निकाला जाता है। आप जानते हैं कि इन संसाधनों को, पृथ्वी से संसाधनों को बाहर निकालने के, पृथ्वी के भूगर्भ से संसाधनों को बाहर निकालने के लिए ये बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करती है। ये जो रसायनों का जो भरपूर प्रयोग किया जाता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, भूमि दूषित होती है, जल मार्ग दूषित होते हैं, स्थानीय वनस्पतियों का विनाश होता है। जिस क्षेत्र में खनन की जाती है उस क्षेत्र की भूमि कृषि योग्य नहीं रहती है। जिस क्षेत्र से खनन का कार्य होता है उस क्षेत्र में फिर वो पानी भर जाता है, पानी गंदा हो जाता है, भूमि दूषित होती है, जल दूषित होता है और बहुत अधिक नुकसान पर्यावरण को होता है। इसके कारण खनिज उद्योग की आलोचना हो रही है वर्तमान में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फिलीपींस। कौन सा उदाहरण है? फिलीपींस। फिलीपींस के अंदर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो खनन का कार्य करती, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन। वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी। आपसे उस बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम पूछा जा सकता है। और ये बहुराष्ट्रीय कंपनी किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया की। इस ऑस्ट्रेलिया की बहुराष्ट्रीय कंपनी का फिलीपींस के अंदर जबरदस्त विरोध हो रहा है। कई जनजातीय संगठन इसके विरुद्ध आंदोलन चला रहे हैं, क्योंकि यह बहुराष्ट्रीय कंपनी फिलीपींस के अंदर खनन का कार्य कर रही है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बहुराष्ट्रीय कंपनी का विरोध स्वयं ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने भी किया है। विशेष रूप से आदिवासी और मूलवासी लोगों ने अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए इस बहुराष्ट्रीय कंपनी का भी विरोध किया है, क्योंकि ये जो कंपनियां खनन का कार्य करती है पहाड़ी क्षेत्रों में करती है, जंगली क्षेत्रों में करती है, जिससे आदिवासियों के हितों को क्या पहुंचता है? नुकसान पहुंचता है। तो दूसरा आपके हो गया दूसरा हो गया खनिज उद्योग के विरुद्ध आंदोलन। तीसरा, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं वो बड़े बांधों के विरुद्ध चल रहे हैं। बड़े बांधों की हम बात करें, क्योंकि बड़े बड़े बांध बनाने से, बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं से उस क्षेत्र में आने वाले वन क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं। उस क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु भी समाप्त हो जाते हैं। जैविक विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। उनकी आजीविका, सभ्यता, संस्कृति सब कुछ नष्ट हो जाती है। तो कुल मिलाकर विशालतम वनों का विनाश हो जाता है। बहुत से क्षेत्र डूब के क्षेत्र में आ जाता है। इसलिए पूरे विश्व के अंदर पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े बांधों के विरुद्ध आंदोलन चल रहा है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे भारत में 1990 के दशक में नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर जो बड़ी बांध परियोजना प्रस्तावित थी गुजरात में, उसको लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में मेघा पाटेकर के नेतृत्व में एक आंदोलन चला। लेकिन प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे पहले बड़े बांध के विरुद्ध आंदोलन कहां चला? तो बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा, यह आंदोलन भी किस देश में चला? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व के अंदर सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में यह आंदोलन चला था। और वो किस नदी? फ्रैंकलिन नदी। कौन सी नदी? नदी भी आप लोगों को याद रखनी है, ऑस्ट्रेलिया की फ्रैंकलिन नदी। और इसके आसपास के वनों को बचाने के लिए
विपणन की पैरकारी करने के लिए यह आंदोलन चला था। यह बाहंद विरोधी आंदोलन था। तो विश्व का पहला बाहंद विरोधी आंदोलन किस देश में चला था? ऑस्ट्रेलिया में। किस नदी और उसके आसपास के वनों को बचाने के लिए आंदोलन चला था? आपका उत्तर होगा फ्रैंकलिन नदी और उसके आसपास के वनों को बचाने के लिए आंदोलन चला था। आज पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन चलते हैं। तो बहुत ढंग से इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक, या प्रश्न ऐसा पूछ ले कि पर्यावरण आंदोलन वर्तमान में जीवंत, विविधतापूर्ण, ताकतवर है, तो इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। वनों की कटाई के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहे हैं, खनन के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहे हैं और बड़े बांधों के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहे हैं। ठीक है, यह टॉपिक आपका पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब है संसाधनों की भू राजनीति। संसाधनों की भू राजनीति। आप जानते हैं कि औपनिवेशिक काल में यूरोप की ताकतवर जो देशें थे, या यूरोप की जो ताकतवर देश थे, उन्होंने अपने उपनिवेश इसीलिए तो स्थापित किए। साम्राज्यवादी ताकतों का मूल उद्देश्य क्या था कि विश्व के देशों के जो प्राकृतिक संसाधन, उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना। पूरे विश्व के अंदर जो जो देश ताकतवर थे वो अधिक से अधिक संसाधनों को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। किसे क्या, कब, कहां और कैसे हासिल होता है, संसाधनों की भू राजनीति इसी सवाल से संबंधित है। विदेशों में संसाधनों की मौजूदगी और समुद्री नौवन दक्षता के कारण ही समुद्री नौवन स्वयं इमारती लकड़ियों पर आधारित था। पहली बात, विदेशों में संसाधन उपस्थित थे, प्राप्त हो रहे थे, और नौवहन क्षमता थी जिसके माध्यम से एक देश से दूसरे देश में जाया जा सकता था। इमारती जो लकड़ी है यह अपने आप में एक संसाधन है, क्योंकि इमारती लकड़ियों के माध्यम से जहाजों का निर्माण होता था। तो हम बात करेंगे इसमें विशेष रूप से तेल, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे जल के बारे में। ये दो महत्वपूर्ण संसाधन है और इन संसाधनों को लेकर विश्व में युद्ध की स्थितियां बनी रहती है। आप जानते हैं कि पेट्रोलियम का इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा है। पेट्रोलियम के लिए अनेक युद्ध हुए हैं। आप प्रथम खाड़ी युद्ध से परिचित है, 2003 के अमेरिका द्वारा इराक पर किए गए आक्रमण से आप लोग परिचित है। तो कहने का तात्पर्य है कि पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध और संघर्ष का इतिहास रहा है। सबसे अधिक विश्व में पेट्रोलियम यदि आप लोगों से पूछे तो उसका उत्तर होगा सऊदी अरब। यहां हम दो देशों की बात करेंगे, सऊदी अरब, और दूसरा एक नंबर का प्रश्न पूछे तो इसके बाद में कौन सा है? इराक है। विश्व के अंदर अनेक देशों में नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। विश्व के पर्यवेक्षकों ने जल को लेकर हो रहे संघर्ष के लिए एक नया शब्द गढ़ाया, उसको हम किस नाम से जानते हैं? जल युद्ध के नाम से जानते हैं। खाड़ी के देशों में जो तेल मौजूद है और दक्षिणी एशिया और पश्चिमी एशिया के देशों में जो खनिज मौजूद है, इसके ऊपर विकासशील विकसित देश अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं। खाड़ी के देशों में जो तेल और दक्षिण और पश्चिम के देशों में जो खनिज संसाधन है, विकसित देश चाहते हैं कि इनके ऊपर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद में ये विकसित देश चाहते हैं कि इन संसाधनों की आपूर्ति हमारे देश में निरंतर रूप से किस प्रकार से बनी रह सकती है। वैश्विक रणनीति में तेल लगातार सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बन रहा है, और आप जानते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है। ध्यान रखना, विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है। तेल पर, क्योंकि तेल के माध्यम से ही तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो या फिर ईंधन के रूप में इसका उपयोग करना हो, सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही बताया, पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध और संघर्ष का इतिहास रहा है। पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में सबसे स्पष्ट रूप से नजर आती है। पश्चिमी एशिया में सबसे बात करें यदि तो खाड़ी का जो क्षेत्र है वहां पूरे विश्व का 30% तेल है, और इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भंडार का 64% हिस्सा मौजूद है। सीधा प्रश्न एक ही याद रखना है, सऊदी अरब के पास विश्व के तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। सऊदी अरब के बाद में इराक का तेल भंडार 112 अरब बैरल से कहीं ज्यादा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान सहित विश्व के बड़े बड़े देशों की तेल की आपूर्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है। तो यह हो गया तेल के बारे में। दूसरा है जल। तो जल भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी है। जल के बंटवारे को लेकर विश्व के अनेक देशों में जो है युद्ध चल रहा है, संघर्ष की स्थिति चली हुई है, और इसके लिए राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने
एक शब्द गढ़ा है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? जल युद्ध के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि जलधारा के उद्गम स्थान पर बसा हुआ देश और उसके उद्गम स्थान के नजदीक बसे हुए देश के बांध बनाने और अत्यधिक सिंचाई के कारण जल के प्रदूषित होने पर आपत्ति है। जैसे एक नदी यहां से निकल रही है इस देश में, और यहां जो देश स्थित है नजदीक, वो इस पानी को दूषित कर देता है, तो इस देश को इस नदी से प्राप्त होने वाले जल और इस देश को इस नदी से प्राप्त होने वाले जल की उपलब्धता, गुणवत्ता में कमी आ जाती, इसलिए इन देशों के बीच में संघर्ष चलता है। कुल मिलाकर एक प्रश्न आपको यहां ध्यान रखना है कि 1950 से 1960 के दशक में इजराइल, सीरिया और जॉर्डन, एक एक नंबर के प्रश्न ज्यादा आने वाले तो पूछा जा सकता है। इजराइल, जॉर्डन और सीरिया, ये जो तीन देश है, इन तीनों देशों के बीच में नदियों के जल के बंटवारे को लेकर संघर्ष चल रहा है। और इनमें से प्रत्येक देश, जो जॉर्डन नदी है और जो यारमुक नदी है, जॉर्डन और यारमुक नदी के जल को अपनी ओर मोड़ने के लिए लगातार प्रयास किया इन्होंने, और इसके कारण इन तीनों देशों के बीच में जॉर्डन और यारमुक नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद चला। साथ ही साथ तुर्की, सीरिया और इराक, ये जो तीन देश है, तुर्की, सीरिया और इराक, इन देशों में फरात नदी के जल के बंटवारे को लेकर या इस पर बांध निर्माण को लेकर एक दूसरे से काफी विवाद की स्थिति रही, कई बार सैन्य संघर्ष की स्थितियां भी बनी है। आइए लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं मूलवासी के संदर्भ में। यहां से पिछली बार 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, मूलवासी और उनके अधिकार। मूलवासी और उनके अधिकार। सबसे पहले मूलवासी किसे कहते हैं? आदिवासी जनजातियां जो सदियों से अनंत काल से जंगलों में रहते आ रहे हैं, इन्हीं को हम मूलवासियों के नाम से जानते हैं। ये मूलवासी अपनी संस्कृति सभ्यता से अत्यधिक लगाव है इनको। इन मूलवासियों का कहना है कि अनंत काल से हम यहां पर निवास करते आ रहे हैं, अतः ये क्षेत्र हमारा है। प्राचीन समय में विदेशी ताकतें आई और इनको अपना गुलाम बना दिया, उसके बावजूद भी अपनी संस्कृति परंपरा से बहुत अधिक लगाव रखते हैं। विश्व के अलग अलग देशों में बड़ी संख्या में मूलवासी लोग निवास करते हैं। इनको विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में मूलवासियों को भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है। हमने इनको 8% आरक्षण भी दे रखा है। शिक्षण संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में और राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी इनको दिया जा चुका है। पूरे विश्व भर के मूलवासियों का यह कहना है कि हम अनंत काल से एक स्थान पर रहते आ रहे हैं, इसलिए ये जगह हमारी है, ये संसाधन हमारे हैं, प्रकृति के बीच रहते हैं, ये वनों से इनको काफी लगाव है, उन्हीं से इनकी आजीविका चलती है। विश्व में जितनी भी विकास की परियोजनाएं चली, उन विकास की परियोजनाओं की सबसे अधिक यदि कीमत चुकानी पड़ी है तो इन मूलवासियों को पड़ी है। 1975 में इनके संगठन के द्वारा इनके अधिकारों को लेकर बहुत बड़ी मांग उठाई गई। विश्व के अलग अलग देशों में इन मूलवासियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें रहेगी उनको लिखेंगे, बाकी चीजें पढ़ लेते हैं। मूलवासियों का सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति से जुड़ा हुआ है। इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया गया है जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रह रहे हैं, किसी भी देश में अनंत काल से रह रहे हैं, मौजूदा देश में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, फिर किसी दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों को अपना अधीन बना दिया। उसके बावजूद भी मूलवासी आज भी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, रीति रिवाज से, सामाजिक आर्थिक धैर्य से अपना जीवन जीना चाहते हैं। भारत में विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौजूद लगभग 30 करोड़ मूलवासियों के हित विश्व राजनीति के संदर्भ में क्या है, उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। फिलीपींस के कॉर्डिलेरा में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। चिले में मापुशे नामक, देखो पूछा भी जा सकता, मिलान करने का प्रश्न पूछा जा सकता, जैसे चिले में कौन से मूलवासी है? मापुशे। ठीक इसी प्रकार से फिलीपींस में कोर्डिलेरा क्षेत्र में रहते हैं और 10 लाख संख्या है इनकी। कितनी? 10 लाख। यही लिख देते हैं। चलो, सबसे पहले चिले में
मापुशे मूलवासियों की संख्या 10 लाख है। बांग्लादेश के चट्टगांव के पर्वतीय क्षेत्र में जो है 6 लाख आदिवासी रहते हैं। उत्तरी अमेरिका में इनकी संख्या 3.5 लाख है। पनामा नहर के पूर्व में कुना नामक मूलवासी 50,000 है। उत्तरी सोवियत संघ में ऐसे लोगों की आबादी 10 लाख है। लेकिन अब मूलवासी अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में लिख देते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यहां कौन से मूलवासी है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है पॉलिनेशिया, मेलनेशिया। बाई चांस पूछ ही ले मिलान करने का प्रश्न, तो हमारे सारे प्रश्न तैयार होने चाहिए। माइक्रोनेशिया, यदि 90 से अबव राजनीति विज्ञान में प्रश्न अंक आपको प्राप्त करना है तो पूरी तैयारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ एक बातों को हम लोग पढ़ लें और वही प्रश्न आ जाए और वही उत्तर हम लोग दे दें, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब इनके अधिकारों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मूलवासी अपने कौन कौन से अधिकारों की मांग कर रहे हैं? अधिकार, बाई चांस प्रश्न पूछ ले, मूलवासियों के अधिकारों की मांग। पहला जो अधिकार है कि विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा। विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा। इनका मानना है कि लंबे समय से हम लोगों का शोषण होता आया है, अतः मूलवासी चाहते हैं कि हम जिस स्थान पर रह रहे हैं वो स्थान हमारा है। इन्हें हम आदिवासी या मूलवासियों के नाम से जानते हैं। हजारों सालों से एक स्थान पर ये रहते आ रहे हैं। ये अब अपने विश्व बिरादरी में बराबरी के दर्जे की मांग कर रहे हैं। दूसरा, ये अपनी स्वतंत्र पहचान की मांग कर रहे हैं कि हमारी एक स्वतंत्र पहचान होनी चाहिए, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। तीसरा, इन लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर हम अनंत काल से रहते आए हैं उस स्थान पर रहने या उस स्थान के अधिकार के बारे में हमसे नहीं पूछा जाए। चूंकि हम अनंत काल से रहते आ रहे हैं इसलिए वो जगह किसकी है? हमारी है। अनंत काल से रहते आ रहे हैं। इसके अलावा इन लोगों का कहना है कि एक और बात, पूरे विश्व के अंदर मूलवासी अलग अलग जगह पर रहते हैं, इनकी जीवन प्रणालियां आश्चर्यजनक तरीके से एक जैसी है। भूमि की हानि का अर्थ है कि आर्थिक संसाधनों का एक आधार की हानि, यह मूलवासियों के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो विश्व का विकास हुआ है, जिसके तहत जो औद्योगिकरण हुआ है, उस औद्योगिकरण के कारण उस आर्थिक विकास की जितनी भी विकास की परियोजनाएं चली उसमें सबसे अधिक नुकसान इन मूलवासियों को उठाना पड़ा है। तो 2-3 अधिकारों की हमने बात कर दी। बाई चांस प्रश्न पूछ ही लिया जाए, आर्थिक विकास से जो इनको हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में। देखिए, भारत के संदर्भ में है तो ठीक से पढ़ना होगा, क्योंकि भारत के संदर्भ में प्रश्न पूछने की ज्यादा संभावना होती है। तो भारत में सबसे पहले संविधान में इनके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, अनुसूचित जनजाति, ध्यान रखना जाति नहीं जनजाति, जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं एसटी, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति या इन्हें हम आदिवासी के नाम से भी जानते हैं, आदिवासी। और आप जानते हैं हमारे संविधान के तहत इनको शिक्षण संस्थाओं, सरकारी नौकरियों में इनके जनसंख्या के अनुपात में, सरकारी नौकरी में और राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीति में भी इनको आरक्षण प्राप्त है। राजनीति में लोकसभा और विधानसभा में इनके लिए सीटें आरक्षित है। तो हमारे देश में इनके हितों की सुरक्षा करने के लिए शिक्षण संस्थानों में इनके लिए आरक्षण दे रखा है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे रखा है और राजनीति में भी जो है इनको आरक्षण दे रखा है। ये जो जनजातियां इनको ऊपर उठाने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत कर रही है। कुल जनसंख्या में 8% इनकी संख्या है और इतना ही इनको आरक्षण प्राप्त दे रखा है। देखिए, कुछ एक घुमंतुक जनजातियों को छोड़ दिया जाए तो सदियों से ये लोग बेधड़क जितनी पड़े जमीन पर रहते आए हैं और वहीं से अपना जीवन यापन करते हैं। प्रकृति से ये लोग जुड़े हुए हैं। आगे,
राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से इनको संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन विकास परियोजनाओं में इनको बहुत अधिक विस्थापित होना पड़ा है। दरअसल इन लोगों ने विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। वर्तमान समय में मूलवासियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहे हैं और 1970 के दशक के बाद में मूलवासियों के नेताओं के बीच में आपस में संपर्क भी बढ़ा है। यह पिछली बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। 1975 आपसे प्रश्न पूछ ले कि मूलवासियों के संगठन का नाम लिखिए, तो आपका उत्तर होगा वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल। ये आदिवासियों का पहला मान्यता प्राप्त संगठन है, ध्यान रखना। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी सलाहकार समिति इसको बनाया। बहुत अच्छा प्रश्न और पिछली बार पूछा भी जा चुका है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल, ये जो है इनका सबसे बड़ा संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया। इसके अलावा भी आदिवासियों के हितों की सुरक्षा करने के लिए अनेक स्वयंसेवी संगठन भी कार्यरत है। आ जाइए, सबसे अंत में हम बात कर देते हैं कि क्या वन निर्जन होते हैं? क्या वन निर्जन होते हैं? देखिए, दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में वनों को निर्जन माना जाता है, अर्थात वन जहां लोग निवास बिल्कुल नहीं करते हैं, लोगों को वहां निवास नहीं करना चाहिए। प्रकृति लोगों से अलग होनी चाहिए। वनों को अभयारण्य बनाकर लोगों से बचाना चाहिए, यानी कि लोग प्रकृति के साथ नहीं रहेंगे, लोग जंगलों में नहीं रहेंगे, जंगलों से उनका किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रहेगा, वन निर्जन है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वनों और मानव को आपस में जोड़कर देखा गया है। दक्षिण भारत में बहुत से लोग जंगलों में भी निवास करते हैं, तो इसलिए प्रश्न पूछा गया है। दक्षिण देशों में वन आंदोलन उत्तरी देशों के वन आंदोलन से खास अर्थ में भिन्न। दक्षिण देशों के वन निर्जन नहीं है, ये निर्जन नहीं है, यानी कि दक्षिण देशों में लोग वनों में रहते हैं, वन निर्जन नहीं है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में देशों के वन जनविहीन हैं, ये जनविहीन है, यानी कि लोग यहां पर निवास नहीं करते हैं, जनविहीन है और ये निर्जन नहीं है। इसी वजह से उत्तरी देशों में वन भूमि को निर्जन भूमि का दर्जा दिया गया है। इनको निर्जन भूमि का दर्जा दिया गया, जहां लोग निवास नहीं करेंगे, अर्थात ऐसी जगह जहां लोग नहीं रहते हैं। यह दृष्टिकोण मनुष्य को प्रकृति का हिस्सा नहीं मानता है, इनकी मनुष्य प्रकृति का हिस्सा नहीं है, मनुष्य प्रकृति का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मनुष्य इससे एकदम अलग रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह कहें तो यह दृष्टिकोण पर्यावरण को मनुष्य से दूर की चीज मानता है, यानी एक ऐसी चीज जिसे बाग बगीचे और अभयारण्य में तब्दील करके मनुष्यों से बचाया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण देशों में पर्यावरण के अधिकांश मसले इस मान्यता पर आधारित है कि लोग वनों में रहते हैं, वनों को विजपनन का प्रतीक मानने का दृष्टिकोण ऑस्ट्रेलिया और स्कैंडिनेवियाई देशों, उत्तरी अमेरिका और न्यूजीलैंड में है। वनों को विजपनन का प्रतीक, यानी कि लोग वनों में निवास नहीं करेंगे। लेकिन यूरोप के देश इसके विपरीत अविकसित निर्जन वन क्षेत्र अपेक्षाकृत ज्यादा है। इसका मतलब यह नहीं है कि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में विजपनन का अभियान, विजपनन का मतलब है कि जंगलों से जो जीव जंतु गायब हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि जो जंगली जीव समाप्त हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं उसको विजपनन के नाम से जाना जाता है। हम देख सकते हैं कि फिलिस्तीन में हरित संगठन गरुड़ की सुरक्षा के लिए और अन्य शिकारी जो पक्षी जो विलुप्त हो रहे हैं उनको बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे भारत में भी बंगाल टाइगर, देखो प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत का नाम आ गया तो भारत में हमने बंगाल टाइगर को बचाने के लिए अभियान चला रखे हैं, हमने अभयारण्य बना रखे हैं। अफ्रीका में हाथी दांत के व्यापार
और हाथियों को मारने के विरुद्ध आंदोलन चल रहा है। विपणन के कुछ प्रसिद्ध संघर्ष ब्राजील और इंडोनेशिया के जंगलों में भी छिड़े हैं। इन सभी अभियानों का ध्यान किसी खास प्रजाति को बचाने के लिए है, किसी खास प्रजाति को बचाने के लिए हैं। इस प्रकार से अलग अलग दो दृष्टिकोण हैं, लेकिन आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस संदर्भ में जो आंदोलन चल रहे हैं इन अभियानों के लिए, उसको सहायता कौन दे रहा है, तो WWF ये एक स्वयंसेवी संगठन है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित स्वयंसेवी संगठन है, जिसमें हम कह सकते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा इनको आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है। तो ये था आपका अध्याय 8 का वीडियो 2, और आप लोगों ने ठीक से देखा होगा कि किस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न इन पाठों में से आप लोगों को पूछा जाएगा। अब केवल हमारे एक अध्याय बचा है और एक ही वीडियो में उस अध्याय को हम पूरा करवाएंगे। आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि छोटा अध्याय है, प्रश्न ज्यादा बनते ही नहीं है वैश्वीकरण का, बहुत ठीक से आप लोगों को समझाएंगे और लगभग 1 घंटे की कक्षा में उस पूरे के पूरे पाठ को हम पूरा करवा देंगे। तो मुझे नहीं लगता उसके लिए 2 वीडियो बनाने चाहिए, 1 वीडियो ही उसके लिए पर्याप्त रहेगा। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और उसके बाद बहुत जल्द बोर्ड परीक्षा में पेपर को कैसे अटेंड करना चाहिए, आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत मददगार होगा। और उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर, चूंकि मॉडल पेपर हम कोशिश करेंगे कि राजनीति विज्ञान के बीच में जो 8 दिन का गैप है, उस समय आप लोगों को मॉडल पेपर हम ऐप में उपलब्ध करवाएंगे, जहां से देखकर आप लोग अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।